प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इट वाज डन यस्टरडे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एक थ्योरी आई कि मैक्स प्लैंक नाम का बंदा था, इनने बोला कि कोई भी रेडिएंट एनर्जी है वो क्या होता है, किसी भी ब्लैक बॉडी के थ्रू जो रेडिएट करती है, कोई भी एनर्जी जब रेडिएट या एमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है, तो दैट इज इन पैकेट, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूअसली एमिट करती रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी बॉडी क्या है कॉन्टिन्यूअस एमिशन करे या एब्जॉर्प्शन करे, वो एक पैकेट में करता है। वो उस एनर्जी को एक पैकेट में एब्जॉर्ब या एमिट करता है। तो उस पैकेट को बोला गया क्या, क्वांटम। उस एक पैकेट ऑफ एनर्जी को बोला गया क्वांटम। And in the case of light, that quantum is known as photon. And in the case of light, that quantum is known as photon. Okay? Okay? Is it okay? Yes, sir. और हर एक क्वांटम की एनर्जी को बोला गया, हर एक क्वांटम की एनर्जी को बोला गया क्या, एनर्जी को इक्वेट किया गया। एक इसने एक्सप्रेशन दिया, किसने, प्लैंक ने। प्लैंक ने एक एक्सप्रेशन दिया फॉर द एनर्जी। और आपने कई बार देखा भी होगा, और मैंने पिछले साल जो पढ़ाया था केमिस्ट्री में उसमें मैंने बताया भी था, अगर आप लोगों को याद हो तो अभी आपको याद आ जाएगा कि मैंने बोला था कि मान लिया सपोज दैट कोई रेडिएशन है, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी विच इज न्यू, ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी विच इज द न्यू ऑफ द रेडिएशन। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अंदर जो एनर्जी होगी। एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस व्हाट वी कैन राइट हियर कि दैट इज वी कैन राइट ई एनर्जी इन एनी क्वांटम is directly proportional to nu. Okay, is directly proportional to nu, so it can be written as the proportionality sign को जो हटाते हैं हम तो उसको लिखते हैं E is equals to एक कांस्टेंट आता है जिसको बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट H इंटू न्यू। अगर आप लोग को याद हो तो ये एक्सप्रेशन मैंने एनर्जी का बताया था, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू न्यू होता है। एनर्जी इज इक्वल टू होता है, प्लैंक्स ने एक्सप्रेशन दिया ये कि E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। कोई भी एक क्वांटम के अंदर, एक पैकेट ऑफ एनर्जी के अंदर, एक पैकेट के अंदर जो भी रेडिएशन है उसका पैकेट जो क्वांटम, उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो बराबर होगी किसके, H इंटू न्यू के। वेयर H इज where H is Planck's constant. H is what? Planck's constant. H जो है प्लैंक्स का कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू होती है 6.62। H is equals to 6.62 into 10 to the power minus 34 joule, 10 power minus 34 joule second. Joule second. ओके, देखो एनर्जी की यूनिट जूल होती है, सबको पता है। और न्यू की वैल्यू क्या है, न्यू की यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड। यस और नो, यस और नो, फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड होता है, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. सबको पता है ये फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड होता है। यस और नो, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, पर सेकेंड। तो पर सेकेंड और जूल, ये सेकेंड इधर जाएगा तो जूल इंटू सेकेंड यूनिट आएगा एच का। यस और नो, यस और नो। Yes, sir. तो ये जिसकी वैल्यू जो होती है, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और आपने एक पढ़ा है ये कन्वर्जन, एक कन्वर्जन आपने पढ़ा है, 10th में पढ़ा होगा, जूल और अर्ग के बीच का एक रिलेशन। जूल और अर्ग के बीच का रिलेशन क्या होता है, पढ़ा है आपने, हैव यू स्टडीड? 1 जूल इज इक्वल्स टू, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई नमन? जूल एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट अर्ग होती है एनर्जी की। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर कितना, 7 7. अर्ग। यस और नो, Yes, पढ़ा है sir. ना, ये सारे एक्सप्रेशन आपने पढ़े भाई। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 पावर 5 डाइन, ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं भाई? क्यों प्रदीप? Yes, sir.
तो इसको यहाँ पे रखोगे अगर, तो h की दूसरी यूनिट अर्ग में आएगी, वो क्या आएगी, h इज इक्वल्स टू दूसरी यूनिट में अर्ग सेकेंड में क्या आएगा, 6.62 इंटू 10⁻³ -34 इंटू 10⁻7 क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा। यस और नो? अर्ग सेकेंड। ओके, इज इट ओके? बोल नहीं रहे हो आप लोग? यस सर, यस सर। ठीक है, तो h की वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत काम की चीज है। h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻24। और आप लोग देख रहे होंगे इसको हम लोग ने किस में रखा है, साइंटिफिक नोटेशन में ही रखा है। यस और नो? साइंटिफिक नोटेशन, एक डेसिमल के बाद, एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। ठीक है, कोशिश करते हैं हम लोग हमेशा इसी में रखने की। चलो, और न्यू फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, तो एनर्जी निकाल सकते हैं हम लोग, किसी भी रेडिएशन में एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एच की वैल्यू पता है, न्यू की वैल्यू पता होने पे, या वेवलेंथ की वैल्यू पता होने पे हम लोग कर सकते हैं। क्यों? वेवलेंथ अगर लैम्डा पता होगा तो आपको पता है कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है। ठीक है, सी की वैल्यू रख दोगे, पता ही है, लैम्डा की वैल्यू रख दोगे तो न्यू की वैल्यू निकल जाएगी और एनर्जी निकाल लोगे। यस और नो? वेनेवर रेडिएशन का वेवलेंथ या कोई फ्रीक्वेंसी कुछ भी दिया हो, आप उसके अंदर एनर्जी निकाल लेंगे उसके एक पैकेट के अंदर। यस और नो? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट इसने बोला वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो रेडिएशन होता है, बेसिकली जो रेडिएशन होता है, एक द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड या एमिटेड एंड एब्जॉर्ब्ड, एमिटेड एंड एब्जॉर्ब्ड, एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी, और ब्लैक बॉडी, कुछ भी बॉडी मान लो या ब्लैक बॉडी मान लो, कोई भी बॉडी हो, विल बी सम होल नंबर क्वांटा। क्या होगा? ऐसा होगा कि होल नंबर में होगा, ऐसा नहीं होगा कि डेसिमल में होगा। आर यू नॉट गेटिंग माई पॉइंट? डेसिमल में नहीं होगा, वो एक होल नंबर में होगा। होल नंबर इन द सेंस कि जो एनर्जी होगी वो E इज इक्वल टू एन इंटू एच इंटू न्यू होगी। दिस एन इज होल नंबर। या तो 0 होगा, ठीक, 1 होगा, एच न्यू होगा, या तो 2 एच न्यू होगा, या तो 3 एच न्यू होगा, या तो 4 एच न्यू होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेयर एन इज होल नंबर, वेयर एन इज अ होल नंबर। संस्कार समझ में आ रहा है? ओके सर। तो एन एक होल नंबर है, 0 हो सकता है इसकी वैल्यू, 0 हो सकती है एनर्जी की वैल्यू, कोई रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा हो। या तो एच न्यू होगा, या तो 2 एच न्यू होगा, या तो 3 एच न्यू होगा, या तो 4 एच न्यू होगा। ये सारी बातें बोली किसने? प्लैंक ने। किसने? प्लैंक ने ये सारी बातें बोली। इसमें किसी को कोई दिक्कत है प्लैंक्स के थ्योरी में? नहीं है क्या? नो सर। अब हम लोग पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, जिसके लिए उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जस्ट विल सी। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, क्या बोला इनने? व्हेन द रेडिएशन विथ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रेडिएशन स्ट्राइक करता है जब सरफेस के किसी मेटल के किसी सरफेस को, तो द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। क्या होता है जब कोई भी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट, वो एक उतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए ही, उससे कम होगा तो नहीं होगा। उससे कम अगर एनर्जी का या उससे कम फ्रीक्वेंसी का, अच्छा फ्रीक्वेंसी से हम एनर्जी बोल सकते हैं ना, यस और नो? फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी बोल सकते हैं, एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी तो बनेगा। तो एक रेडिएशन जो है एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के साथ अगर है, और वो किसी एक मेटल के सरफेस को जिसमें क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
आपको सबको पता है मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, इजेक्ट हो सकते हैं, निकल सकते हैं बाय दैट एनर्जी, बाय दैट एनर्जी, जो इस रेडिएशन के अंदर एनर्जी होगी उस रेडिएशन से उसको इजेक्ट किया जा सकता है उसके सरफेस से। यस और नो? इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर और एक बार थोड़ा बता रहे हैं, इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कह रहा है ये, कोई भी एक रेडिएशन है, कोई भी एक रेडिएशन है, मतलब कोई भी एक रेडिएशन का मतलब कोई भी एनर्जी एमिट हो रही है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी होगा, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी होगा। फ्रीक्वेंसी है न्यू, मान लो उसके अंदर एनर्जी एच से मल्टीप्लाई कर दिया तो एनर्जी निकल गया। अब वो एनर्जी, मान लो ये लाइट वेव है, लाइट है या एमिशन है, जो भी एमिशन है, यहाँ पे एक मेटल का सरफेस है, इस मेटल के सरफेस पे, ये मेटल है, इस मेटल में क्या है, सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, आप सबको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस मेटल में, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर ये एक रेडिएशन आ रहा है जिसके अंदर एनर्जी क्या है, एच न्यू के बराबर, ठीक है, तो ये बोला कि कम से कम एक एनर्जी होनी चाहिए जो कि एच न्यू नॉट हो, क्या हो, न्यू नॉट, इससे कम एनर्जी रहेगा, इस एनर्जी को, इस फ्रीक्वेंसी को थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी बोला गया। क्या बोला गया, अभी बताएंगे हम आगे, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब कम से कम इतना तो चाहिए ही उसको निकालने के लिए, उससे कम फ्रीक्वेंसी करेगी तो नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो एक रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ऊपर है, या कम से कम उसके बराबर तो रहनी चाहिए, कम से कम उसके बराबर तो रहनी चाहिए, तो वो न्यू नॉट की, थ्रेशोल्ड मतलब न्यू नॉट, नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब ये जब आके स्ट्राइक करता है मेटल के सरफेस को, तो इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ से निकल जाते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, तो ये इलेक्ट्रॉन सरफेस छोड़ के निकल गए, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है सरफेस छोड़ के निकल जाते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके ओके, यस सर। प्रदीप समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो इस फिनोमिना को, किस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो द फिनोमिना इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। द करंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो उनके अंदर, अब इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होती है, सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा है कि यस सर। इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो करंट फ्लो होगा, तो अब जो करंट वो कैरी करेगा उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन वो करंट कैरी करेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी उसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, प्रियंका समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अच्छी बात है। तो अब ये थ्रेशोल्ड में बता ही दिया आपको, इसमें पढ़ लो आप। इलेक्ट्रॉन्स कौन है, आदित्य होगा, ये करता है ये लड़का। क्या कह रहा है ये, सेकंड पॉइंट पढ़ो आप, सेकंड पॉइंट पढ़िए। The electrons are ejected only if the radiation striking the surface of the metal has at least a minimum frequency nu naught, called threshold frequency, called threshold frequency. The minimum potential at which the plate photoelectric current becomes zero is called stopping potential. क्या है, द मिनिमम पोटेंशियल एट विच द प्लेट फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, जिसपे करंट जीरो हो जाए, जो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन रहा था वो जीरो हो जाए, वो पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बंद हो गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है द वेलोसिटी
or the kinetic energy of the electrons ejected, the velocity or the kinetic energy of the electrons ejected depend upon the frequency of the incident radiation and is independent of its intensity. इंटेंसिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एनर्जी या जो काइनेटिक एनर्जी या जो वेलोसिटी आएगा उन इलेक्ट्रॉन में, अब इलेक्ट्रॉन का मास होता है सबको पता है, अब वो निकला तो एक वेलोसिटी से निकलेगा, अगर उसके अंदर मास भी है वेलोसिटी है मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² सबको पता है, यस और नो? उसके अंदर काइनेटिक Yes, एनर्जी sir. होगा। अब वो काइनेटिक Yes. एनर्जी या वेलोसिटी, जो भी जितना काइनेटिक एनर्जी या जो वेलोसिटी है, मास तो फिक्स है ना, सबको पता है मास तो चेंज होगा नहीं, चेंज क्या हो सकता है? वेलोसिटी। चेंज क्या हो सकता है? वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कि फ्रीक्वेंसी क्या है, किस फ्रीक्वेंसी से वो लाइट आके टकरा रही है। जस्ट अ मिनट। किस फ्रीक्वेंसी से वो इंसिडेंट रे जो है वो आके टकरा रही है उस मेटल के साथ, उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि उसके इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब समझते हो, कितनी उसके अंदर तीव्रता है। तीव्रता का मतलब कितना ज्यादा आ रहा है उससे नहीं मतलब है, कितने फ्रीक्वेंसी का आ रहा है उससे मतलब है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। सर इंटेंसिटी एक बार और। इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लाइट या अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर स्क्वायर एरिया, मतलब पर स्क्वायर एरिया, इसके स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर एरिया में कितना लाइट है उसको इंटेंसिटी कहते हैं। समझ में आया? इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी अलग चीज है। फ्रीक्वेंसी का मतलब उसकी अलग चीज है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको पता है कि पर सेकंड में कितना आ रहा है, मतलब वो रेडिएशन का एक सेकंड में कितने रेडिएशन आ रहे हैं, कितना रेडिएशन, इसका एरिया क्या है उससे नहीं मतलब है। इंटेंसिटी एरिया से मतलब रखता है, ठीक है, इतना एरिया में कितने रेडिएशन आ रहे हैं उससे नहीं मतलब, एक सेकंड में कितने रेडिएशन आ रहे हैं उससे मतलब है। ठीक। Yes, sir. तो ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ये आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कई बार आए हुए हैं कि द वेलोसिटी और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। उसमें आपका इंटेंसिटी दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा, आपको अलग चीज दे, मतलब इसे 4 ऑप्शंस दे देंगे और आपको दे देगा। इसे आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे हैं ये प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के। वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। बात समझ में आ रही है? पता चला बहुत ज्यादा निकल रहे हैं लेकिन वेलोसिटी नहीं है उनके अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंटेंसिटी हमने ज्यादा कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, ज्यादा रेडिएशन ज्यादा हैं, अमाउंट ज्यादा है उसका, उसका पर सेकेंड का हिसाब किताब कम है लेकिन उसका अमाउंट ज्यादा है। अमाउंट जब ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे। ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा वेलोसिटी से निकलेंगे, वेलोसिटी से ज्यादा कब निकलेंगे, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसी इंसिडेंट रेडिएशन का, इंसिडेंट रेडिएशन का या इंसिडेंट रे का। बात समझ में आई? ये Yes, दोनों sir. फैक्टर, ये दोनों फैक्टर समझ में आया कि नहीं आया? किसको क्लियर नहीं है जल्दी बता दे भाई, किसको क्लियर नहीं है? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सर मुझे फोर्थ वाला पॉइंट। क्या नहीं क्लियर है? जो मैं बोल रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी समझ में आती है तुमको? फ्रीक्वेंसी पता है? यस सर। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकेंड में कितने रेडिएशन आ रहे, अमाउंट टोटल पर यूनिट एरिया होता है, टोटल रेडिएशन पर यूनिट एरिया, ये इंटेंसिटी होता है। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग चीज है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकेंड में, कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन, अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर सेकेंड, पर सेकेंड, ये बताता है हमको क्या? फ्रीक्वेंसी। दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। ये इंटेंसिटी है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो एरिया ज्यादा होगा मतलब ज्यादा रेडिएशन आएंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, लेकिन वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी ये इससे नहीं बदलेगा। वेलोसिटी
डिपेंड करेगा इसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, कि कितना फ्रीक्वेंसी है उस इंसिडेंट रेडिएशन का। ठीक है, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो डिपेंड करेंगे, नंबर, ध्यान रखो क्या, नंबर, क्वांटिटी कितनी निकल रही है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या है उस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की, या एनर्जी कितनी होगी उस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड करेगा आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक, यस सर। बोलो भाई सोमनाथ। सोमनाथ, यस सर, ठीक है। ये फैक्चुअल बेस्ड है बेटा, याद रखना, मैं बोल चुका हूँ ये क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट, थर्ड और फोर्थ आर मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, बाकी सारे पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है लेकिन ये और खास है। अब आइंस्टीन ने क्या किया, इसकी हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बनाई। क्या की, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बनाई। तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है देखते हैं हम लोग। Einstein's photoelectric effect equation. According to Einstein, the maximum kinetic energy of the electrons of the ejected electron is equals to absorbed energy minus threshold energy. बात समझ में आ रही है? थ्रेशोल्ड एनर्जी एक एनर्जी होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर है, ठीक है, मतलब वो इससे ज्यादा होगा, एनर्जी आएगी जो इससे ज्यादा जो एनर्जी होगी उसी से वो निकलेगा। बात समझ में आ रही है? वो उससे नहीं यस निकलेगा सर। जो जितनी एनर्जी आ रही है सबसे नहीं निकलेगा, उस एनर्जी में से कितना थ्रेशोल्ड एनर्जी उसको चाहिए, उसके बाद उस एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी जाएगी। बात समझ में आ रही है? निकलेगा इस एनर्जी से वो। यस सर। मान लो एक एनर्जी 200 जूल की आ रही है और जो इलेक्ट्रॉन है उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी है 20 जूल मान लो, तो इसमें से 180 जूल से ही वेलोसिटी या उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगा इलेक्ट्रॉन के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आएगा ओनली ड्यू टू 180, नॉट ड्यू टू 200, नॉट ड्यू टू 200, बिकॉज इस 200 में से 20 तो उसको थ्रेशोल्ड करने फ्री एनर्जी में चला गया। ठीक है, तो वो 180 से ही केवल एनर्जी मिलेगा। यही देखो, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू व्हाट, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, कितना मिला उसको, माइनस थ्रेशोल्ड क्या है उसका। ओके यस सर। प्रदीप, देखो भाई बहुत बहुत कायदे से बहुत बात बता रहे हैं हम, नहीं समझ में आए बता दो कि सर नहीं आ रहा है। ठीक है, यस सर। नहीं समझ में आया, देखो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी क्या होगी, वो होगी H इंटू न्यू, ठीक, और जो थ्रेशोल्ड होगी क्या, H इंटू न्यू नॉट होगी। यस और नो? यस सर। बात समझ में आ रही है? ये होगा हिसाब किताब। चलो प्रदीप, बोल नहीं रहे हो आप? गलत बात है। यस सर, यस सर। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, व्हाट वी कैन राइट, व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट दैट हाफ काइनेटिक एनर्जी जो मैं बोल रहा हूं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ m इंटू वी, मान लो ये मैक्सिमम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी पाएगा वो क्या आएगा, h इंटू न्यू माइनस h इंटू न्यू नॉट। यस और नो? यस सर। ये बराबर क्या हो जाएगा, h कांस्टेंट ले लेंगे तो कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट। यस, न्यू नॉट। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, h इंटू सी यस और नो, लिख सकते हैं? बोलो भाई, लिख सकते हैं? क्या हो गया भाई, नहीं लिख सकते हैं क्या अभिनव? यस सर। बोलो भाई, आदित्य लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो ऐसे?
प्रियंका, Yes, sir. संस्कार लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भाई क्यों क्या हो गया? यस सर, लिख सकते। न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लेमडा होता है ना, सबको पता है न्यू इज इक्वल्स टू सी C. अपॉन लेमडा। तो सी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो सी भी बाहर आ जाएगा। इस सी बाई लेमडा ये हो गया, सी बाई लेमडा नॉट ये हो गया, तो बस सी बाहर आ गया, कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है तो बाहर आ जाएगा। तो 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। इज इट ओके टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो ये आपको फॉर्मूला क्या बन के आ गया, जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो किसने दी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बना के दिया फॉर काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेयर न्यू लेमडा और लेमडा नॉट या न्यू न्यू नॉट क्या है ये पता है हमको। अब हम लोग करते हैं बोहर का एटॉमिक मॉडल। क्या करते हैं हम? बोहर का एटॉमिक मॉडल जल्दी से कर लेते हैं, बोहर का एटॉमिक मॉडल। बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या था, सबको पता है? सबको पता है? क्या कमी बताई उसने, रदरफोर्ड की कमी बताई, यस और नो? उसने बोला कि भैया आप जो घुमा रहे हो इलेक्ट्रॉन को, वो किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ घूमता है, यस और नो? Yes, sir. वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ ही घूमता है, ऐसा नहीं है किसी में भी घूम जाएगा। तो आपने बोला था, क्या रदरफोर्ड ने बोला था, जिसमें घूमता है उसको ऑर्बिट कहते हैं, तो वो तो गलत हो गया था। किसके हिसाब से? मैक्सवेल के क्वेश्चन के हिसाब से, मैक्सवेल के कहने के अनुसार से, मैक्सवेल के अनुसार वो गलत हो गया, क्योंकि एनर्जी एमिट होगा, वो स्टेबिलिटी लूज हो जाएगी एटम की। लेकिन बाद में बोहर ने बोला कि ऐसा नहीं है, काम करो, वो जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो सभी ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, कुछ ऑर्बिट में घूमेगा जिसकी एनर्जी फिक्स्ड है, और उस ऑर्बिट को हम लोग शेल कहते हैं। उस ऑर्बिट को क्या कहते हैं हम लोग? शेल कहते हैं, जिसका फिक्स्ड है एनर्जी। उस एनर्जी उतनी ही रहेगी उस इलेक्ट्रॉन में, तो भी उसमें घूमेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो बोहर एटॉमिक मॉडल आता है। बोहर रिटेन्ड द एसेंशियल फीचर्स, जो रदरफोर्ड के एसेंशियल इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उसको उसने मान लिया, चलो ठीक है बहुत सही है, मतलब सब कुछ मान लिया उसने। कुछ न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने बताया, बहुत अच्छी बात थी, बिल्कुल सही कि उसने खोज की थी भाई न्यूक्लियस की, बहुत अच्छी बात। तो उसको सबको ले लिया एसेंशियल फीचर्स को, बाकी बोला हाउ एवर इन ऑर्डर टू account for the stability of the atom, he introduced the concept of stationary orbits, जिसको शेल बोला गया। स्टेशनरी ऑर्बिट द बोहर postulates are, बोहर के पॉइंट्स क्या हैं? पहला, an atom consists of positively charged nucleus responsible for the almost the entire mass of the atom, yes or no? ये बात रदरफोर्ड ने भी बोला था कि जो मास होता है एटम का, वो न्यूक्लियस की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, जो भी मास है एटम का वो ड्यू टू न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है। Nuclear. ठीक है, दूसरा पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ डेफिनिट रेडियाई। परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट, सब में नहीं, यही रदरफोर्ड ने सब में की बात कर दी थी। ठीक है, तो परमिटेड परमिटेड ऑर्बिट में घूमेंगे जिसको हम शेल कहते हैं। तो ये बात किसने बोली? बोहर ने बोली। फिर आगे क्या बोला इसने? आगे बोला इनने कि भैया द परमिटेड ऑर्बिट्स आर दोज, ये ध्यान से समझना, एंगुलर मोमेंटम आप लोग पढ़े हो क्या? हैव यू स्टडीड द एंगुलर मोमेंटम? मोमेंटम जानते हो यस सर। क्या होता है मोमेंटम? सर, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो उसको कहते हैं हम लीनियर मोमेंटम। ओके, उसको Yes, क्या sir. कहते हैं हम लोग? लीनियर मोमेंटम। ये फिजिक्स की सारी चीजें हैं, चलो फिर भी हम बता देते हैं। लीनियर मोमेंटम होता है जब लीनियर मोशन होता है, तो लीनियर मोमेंटम आता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 10th में कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उससे आपने बॉल और उस बुलेट वाली ये सब प्रॉब्लम वगैरह किए होंगे आपने, यस और नो? किए है ना? एक बुलेट को Yes, मारा sir. जाता है इतने वेलोसिटी से, इतने मास का, वो जाके एक वुडन ब्लॉक में चिपक जाता है या स्टिक हो जाता है, तो उसके अंदर ये सब मोमेंटम का कंजर्वेशन आपने पढ़ा है। ठीक है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 या
इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल नाइन्थ में करा था। फाइनल मोमेंटम, ये 9th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वही चीज 11th में आती है, मैंने बताया भी था। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम एंड इट इज डिनोटेड बाय पी। इसको डिनोट हम किससे करते हैं? पी से। लीनियर मोमेंटम इज व्हाट? पी, ठीक है। अब होता क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ये बच्चों वाली चीज थोड़ी सी बढ़ जाती है हम लोग को। अब ये हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब है बेटा, मान लो आपने क्या किया है, आपने वो रोप लेके उसमें एक पत्थर बांध के घुमाया है आपने, यस और नो? घुमाया है ना? यस सर। सबने किया होगा, ये सबने किया होगा या फिजिक्स में पढ़ा होगा, 9th में बताया गया होगा कि जो एक जिसमें आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़े होगे, यस और नो? यस। पढ़ा था ना भाई सबने? चलो, तो मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है। यहां से ये लंबाई है उस डोरी की जिस डोरी से आपने पत्थर बांधा है। ध्यान से समझना, एंगुलर मोमेंटम आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं। ये एक पॉइंट है फिक्स्ड, यहाँ से ये डोरी है, डोरी की लंबाई हो गई है, ठीक है। इससे हमने क्या माना? पत्थर माना एक, ये एक पत्थर है, ठीक है। ये एक वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक। ये एक वेलोसिटी से घूम रहा है, इसके अंदर मास है m, इसके अंदर एक मास है m, ठीक है। ये एक वेलोसिटी से घूम रहा है, रोटेट रिवॉल्व कर रहा है, इसे घुमा रहे हो आप इसको, ठीक है। और ये जो दूरी है एक फिक्स्ड पॉइंट से, ये जो डिस्टेंस है ये r है। क्या है? r है, फिक्स्ड है वो, r है, फिक्स्ड है। ओके ओके ओके। यस सर। इसके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होगा बेटा, वो होगा लीनियर मोमेंटम m इंटू वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या है? 90 डिग्री है। ये क्या है? 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री जो ये डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें हम, m इंटू वी इंटू आर, तो निकल जाता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो हमारा निकल जाता है क्या? एंगुलर मोमेंटम। इज इट ओके टू एवरीवन? बोलो भाई। यस सर। सबको समझ में आया एंगुलर मोमेंटम क्या है? नहीं आया? नहीं आया? आ गया सर। कोई है जिसको ना आया हो? प्लीज डू इट फास्ट। बताओ बेटा, कोई है? चलो चलो ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं एल से। किससे? एल से। एंगुलर मोमेंटम क्या है? एम वी आर एल से। हम फिजिक्स में एल से करेंगे, यहाँ पे एल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एम इंटू वी इंटू आर, इसको हम बस यहाँ पे यही पढ़ेंगे। तो ये क्या है बेसिकली, जरा ध्यान से समझना। हम लोग इसको साइंस केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं सर? ये आप पूछ सकते हो कि नहीं पूछ सकते हो कि सर ये केमिस्ट्री में क्या जरूरत है इसकी? तो चलिए जरा हम रिलेट करते हैं। ये जो पॉइंट है बेटा, ये न्यूक्लियस है, ओके। ये पॉइंट क्या है? न्यूक्लियस है, फिक्स्ड है, ठीक है। ये उस ऑर्बिट का या उस शेल का रेडियस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द एटॉमिक रेडियस। उस एटम का क्या है? रेडियस है। उस एटम का रेडियस है, ये उसका सेल होगा, उसका आउटर मोस्ट शेल है। मान लो जो भी सेल हो, आउटर मोस्ट हो या अंदर का कोई शेल हो, उसका सेल का रेडियस है ये, ठीक। ये सेंटर मान लो है, इस सेंटर से ये रेडियस है, इसका डिस्टेंस है। और ये जो पार्टिकल, ये जो मास है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है यहाँ पे हमारे लिए, हमारे केस में क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन है। यस और नो? यस। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, यस और नो, सर्कुलर पाथ में। तो जब ये घूमेगा तो इसके अंदर लीनियर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम आएगा। क्या आएगा? एक एंगुलर मोमेंटम आएगा। इसका मास पता है, इसकी वेलोसिटी हमको पता होगी, और इसका रेडियस जो है
न्यूक्लियस से जो दूरी है उस शेल की, जो शेल में घूम रहा है उसको आर है वो, तो m इंटू वी इंटू आर उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम होगा। उसके अंदर क्या होगा? वो एंगुलर मोमेंटम होगा। इज इट ओके? Yes, sir. इज इट ओके टू एवरीवन? ठीक 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 है। Yes, sir. तो अब बोला गया ये, अब ध्यान से सुनना जरा, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोलने वाला हूं। एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। अब बोला क्या, किसने किसने बोहर ने ये बोला, बोहर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा, इलेक्ट्रॉन उसी सेल में घूमेगा या ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें जिसमें उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम m इंटू वी इंटू आर वो क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 का। किसका? h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। n की वैल्यू हो जाएगी यहां पे एक होल नंबर। ठीक है, ये बोला कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा, उसी स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेगा जहां पे उसके जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू बराबर हो जाए किसके? n इंटू h/2 वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, where h is Planck's constant. This 2 pi is what? This is perimeter. सबने पढ़ा है 2 pi r perimeter होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये बोला गया बोहर के द्वारा। बोहर ने ये बोला कि, सर एक बार और समझाइए। अरे समझा ही रहे हैं भाई, हम 4 बार समझाएंगे, क्या परेशान हो रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि बोहर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। ऐसा नहीं है कि जिसमें बोल दो उसमें घूमे ना, या जैसा रदरफोर्ड ने बोला था कि सभी में घूमेगा, यही तो इसीलिए तो गलत हो गया था। इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन उसी स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम, जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम मतलब ऑर्बिट का रेडियस, ऑर्बिट का मतलब उस शेल का, उस शेल का रेडियस पता चल जाएगा आर, उसमें वेलोसिटी पता है, मास पता है इलेक्ट्रॉन का, तो हम एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे। अगर उसका एंगुलर मोमेंटम बराबर है n इंटू h/2 के, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 मतलब कोई भी होल नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, उसका n इंटू h/2 के वैल्यू के जो बराबर होगा उसी में वो घूमेगा, उसी में वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा। इज इट ओके टू? सर फिर इस केस में सर वो मैक्सवेल का लॉ काम नहीं करेगा? नहीं, इसमें क्या है कि वो एनर्जी, कहना है इनका बोहर का कि उसमें वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अभी हम आएंगे उसके ऊपर। इसमें वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, अगर करा भी, समझना जरा, और अगर करेगा भी तो एक क्वांटम में करेगा, एक पैकेट में करेगा कि जो उसके पहले वाला शेल है और उसके बाद वाले शेल, मतलब जिस शेल में घूम रहा है उसके जस्ट नीचे वाले सेल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना ही करेगा, रेडिएट भी करेगा, तो कि ताकि कूद के नीचे वाले में आ जाए, बीच में कहीं ना घूमे। बात समझ में नहीं आई? बात समझ में नहीं आई? सर फिर सर वो शेल में सर जैसे उसने बोला था कि सर रदरफोर्ड में बोला था कि सर वो घूमेगा घूमेगा, तो सर वो उसमें मैक्सवेल का काम कर गया, तो सर बोहर वाले में सर नहीं ऐसा? नहीं नहीं नहीं, बोहर वाला इसीलिए तो स्पेसिफिक बोल दिया ना। जो बात बोली रदरफोर्ड ने वो बात सही बोली उसने, लेकिन उसकी बात गलत केवल इस केस में हो गई कि भैया वो एनर्जी रेडिएट करता रहेगा, एक फिक्स्ड की बात नहीं की गई, फिक्स्ड स्टेशनरी सेल की बात, स्टेशनरी ऑर्बिट की बात नहीं की गई, एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं की गई, ये सारी बातें नहीं की गई। ठीक है, प्लैंक्स की बात जो प्लैंक्स ने है, मैक्स प्लैंक, इसना भी अपना ये मॉडल देने के बाद ही ये आया। तो प्लैंक ने बताया ऐसा कि कोई भी रेडिएशन एक पैकेट में होता है, कोई भी रेडिएशन एक पैकेट में होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता भी है तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करेगा, पैकेट में करेगा, और अगर वो उतना लूज करता है तो इसके पहले वाली जो शेल होगी उतना ही लूज करेगा तो उसमें से निकलेगा, अगर और कोई वैल्यू की एनर्जी रेडिएट करता है वो तो नहीं निकलेगा इसमें से।
उसी में घूमता रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि मतलब परमिटेड है, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जिस ऑर्बिट में उसकी वैल्यू एम बी आर इज टू एन एच बाई टू पाई के बराबर होगी। यस सर। ऐसा नहीं है कि वो रेडिएट नहीं करेगा, रेडिएट करेगा भी तो वो नीचे नहीं आएगा, वो अंदर नहीं आएगा, वो उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। और करेगा भी नहीं, उतना ही करेगा जितना नीचे वाले शेल की गैप है। हम आगे आएंगे बताएंगे, उसको परेशान ना हो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी ये जो बोला बहुत अच्छी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। क्या है? अरे कट गया। एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। इसको हम प्रूव करके भी बताएंगे कैसे एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई है। पहले ये कॉन्सेप्ट तो समझ लो आप। हम इसको भी प्रूव करके बताएंगे हाउ एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। उसके लिए परेशान हो, वैसे वैसे तो सिलेबस के बाहर का है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे। लेकिन अभी आप ये तो समझ लो कि बोहर ने बोला क्या और ये करना क्या चाहता है। ठीक है भाई, बोलो भाई, सबको समझ में आया? यस सर। सोमनाथ, प्रदीप, यस सर। यस सर। देखो भैया नई चीज है बिल्कुल, लेकिन है इंटरेस्टिंग। अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो मजा आएगा, नहीं तो सजा बन जाएगी फिर तो। चलो, ये हट क्यों नहीं रहा है यार? हट जा भैया। सर जो सर छोटे छोटे पैकेट्स बनेंगे सर एनर्जी के, सर जो वो रेडिएट होगा, तो सर जो एनर्जी के पैकेट की सर जो उसमें जो एनर्जी रहता है सर वो कांस्टेंट रहेगा हर केस में कि सर डिफरेंट रहेगा? नहीं, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से। सर मींस जो जब इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है ना सर अपनी एनर्जी, हम्म तो सर छोटे छोटे पैकेट्स में करता है ना सर, तो हम्म वो जब भी रेडिएट करेगा तो सर वो पैकेट में सर जितनी भी एनर्जी होगी वो सर कांस्टेंट रहेगी या फिर वो डिफरेंट रहेगा? वही तो कह रहा हूं मैं। वो देखो 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 देखो, वही तो बोला मैंने। एक हमेशा वो क्या होगा, ई जो एनर्जी है वो एन इंटू एच इंटू न्यू के बराबर है। या तो वन एच न्यू होगा, या तो टू एच न्यू, या तो थ्री एच न्यू, या तो फोर एच न्यू, ऐसे होगा। कोई भी यस वैल्यू सर। नहीं रहेगी। ठीक है, एक होल नंबर में रहेगा, डेसिमल में कभी रहेगा ही नहीं। कई बार तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि डेसिमल में दे के बोल दिया 1.5 है, 1.5 एच न्यू। ये गलत है, ऐसी एनर्जी कोई एमिट होगी ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? वो केवल होल नंबर में होगा, यस सर। केवल हमेशा होल नंबर में होगा। चलो, पता नहीं फिर क्या हो रहा है लोगों को। सोमनाथ, संस्कार, प्रदीप, ध्रुव, प्रकाश, आदित्य, अभिनव, प्रियंका नहीं है, नमन नहीं है। पता नहीं कहाँ इन लोग का नेटवर्क गड़बड़ हो जाता है। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है। एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिख दे हम यहाँ पे? एल इज इक्वल्स टू, वी कैन से दैट, क्या लिखा था? परमिटेड। अच्छा, सेकेंड पॉइंट हुआ है, थर्ड पॉइंट। क्या है थर्ड पॉइंट? द परमिटेड ऑर्बिट्स, the permitted orbits which are fixed stationary orbits are those for which angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi, is integral multiple of h divided by 2 pi, is the integral multiple of h divided by 2 pi
where everyone knows h is the Planck's constant. Okay, everyone knows h is the Planck's constant, and m in the mass क्या है? If m is the mass, m is the mass, if m is mass and v is velocity, this is velocity not frequency, ध्यान रखना आप लोग, कई बार confusion हो जाता है बच्चों को कि velocity है कि frequency है। तो ये मैं जो ऊपर ले जाके घुमा देता हूँ तो वो मान लेना आप न्यू है फ्रीक्वेंसी, और v में घुमाया नहीं जाता है। क्या है यार ये, क्या है ऐसा हो रहा है? v में वेलोसिटी में हम ऐसे घुमाते नहीं है, ठीक है? ओके, तो वेलोसिटी, सो द पर सो इफ द वेलोसिटी द इन अ परमिटेड ऑर्बिट ऑफ रेडियस क्या होगा? l इज इक्वल्स टू क्या होगा? l इज इक्वल्स टू रेडियस r in a permitted orbit of radius r नाटक कर रहा है। In a permitted orbit of radius r, in a permitted orbit of radius r, then L, which is what? Angular momentum. L is angular momentum is equals to m into v into r, that will be equals to n into h divided by 2 pi. This L is angular momentum. ओके, और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है इसमें? होल नंबर नहीं होता है बेटा, यहाँ पे नेचुरल नंबर होता है। मैंने होल नंबर मैंने बोल दिया था, यहाँ पे नेचुरल होता है। इन केस ऑफ NH by 2 pi, इन दिस n इज नेचुरल नंबर। होल नंबर गलती बोल दिया मैं, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है? कहाँ गया? ठीक है, तो n इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेके इनफाइनाइट तक। ये हो गया हमारा बोहर का मॉडल, ठीक। अब इस n को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। जब हम क्वांटम नंबर करेंगे तो हम बताएंगे आपको। ये जो n है ये एक्चुअली, इसको हम अभी हम लिख दे रहे हैं, लेकिन हम अब उसको पढ़ेंगे कब? जब हमारा क्वांटम नंबर में आएगा। तो प्रिंसिपल, इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी आप बस समझ लो, मतलब सुन लो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं n की वैल्यू को, जो एक नेचुरल नंबर होता है। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 3 4 5 6 ऐसे करके। अब एक्चुअली ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज द सेल नंबर, ये भी आप लोग ध्यान समझ लो। इट इज अ सेल नंबर, n की वैल्यू 1 मतलब k शेल, n की वैल्यू 2 का मतलब l सेल, ऐसा है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर में, ठीक है? ओके ओके, लास्ट पॉइंट। हाँ आदित्य बोलो, क्या पूछना है तुमको? सर एन आपने बोला था इनफाइनाइट भी हो सकता है। हाँ, तो हम ही 7 तक हम लोग गए हैं, उसके आगे हम लोग गए नहीं है, तो इनफाइनाइट है ना। हम लोग को पता नहीं है ना कितने हैं, हमको पता नहीं है ना तो कितने सर हैं। नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ सेल भी तो नहीं पता है ना हमको कितने हो सकते हैं, अब तो चल रहा है उसके ऊपर ये स्टडी। हम केवल 7 तक गए हैं, क्यू तक, एन की वैल्यू 7 तक गए हैं हम लोग। नहीं समझ में आ रहा है बात? वो आगे बढ़ते सर यानी और Yes. एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो सकते हैं। होंगे ही, जाहिर सी बात है, डेफिनेटली डेफिनेटली। ये हम बंद कर सकते थोड़ी नहीं, वो तो इन्वेंशन चल ही रहा है, जब तक होगा तब तक और आगे आएंगे एलिमेंट, ठीक है? जहां तक है अभी वहां तक की बात की जाती है, अभी वहां तक के आगे की बात हम लोग जैसे समय, जैसे 20 साल के बाद पता चला, आप जब आपके बाद मतलब 20 ईयर्स के बाद हो सकता है अभी 118 है, हो सकता है 125 हो जाए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो
करेंगे हम लोग, देख के उस केस में बढ़ जाएगा। चलो, तो क्या है लास्ट ये पॉइंट क्या है, ये कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ परमिटेड डिस्क्रीट, मतलब अलग अलग ऑर्बिट, दे डू नॉट रेडिएट और लूज एनर्जी। बोल रहा था दे डू नॉट रेडिएट और लूज एनर्जी, नहीं करते, ऐसा बोहर ने बोला। सच ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। ऐसे ऑर्बिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेशनरी और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। बात समझ में आई कि जिसमें वो घूम रहा है वो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी रेडिएट नहीं करते। कहाँ जा रहे हैं बच्चे एक एक करके, एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, वो एक नॉन रेडिएटिंग या स्टेशनरी ऑर्बिट है। इन दिस मैनर द बोहर ओवरकेम रदरफोर्ड्स डिफिकल्टी टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम ग्रेटर द डिस्टेंस। ये भी बात मैंने बता दी आप लोग को, बात ये जरा ध्यान से सुनना। ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ द एनर्जी लेवल फ्रॉम द न्यूक्लियस, द मोर इज greater the energy distance, okay, the more is the energy associated with it, the more is the, सही बात है, यहीं से है ये, energy associated with it। मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं न्यूक्लियस से, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे सेल्स आगे जाते हैं, जैसे जैसे उसका एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, तो डिफरेंट एनर्जी लेवल वर नंबर्ड एज 1 2 3 4 एंड कॉल्ड एज के सेल, एल सेल, एम सेल, ऐसे के एल एम एन ओ पी क्यू तक हैं अभी हम लोग, एन इज इक्वल टू 7 तक। हम लोग को जो पढ़ना है एक्चुअली उसको यहाँ तक ही पढ़ना है, हम लोग को ओ पी क्यू भी पढ़ना नहीं है। के एल एम एन सर डिस्टेंस बनने से सर एनर्जी बढ़ेगा कैसे सर? हाँ बताएंगे ना, कहे परेशान हो, बताएंगे हम, ये बात बोली इनने, हम बताएंगे क्यों बढ़ेगा। ठीक है, और एनर्जी बढ़ेगा, चलो ठीक है कर देता हूँ। E इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन 2 पाई बोला था हमने, चलो ये वो छोड़ो। E इक्वल टू हमने एच इंटू न्यू बोला था, ये बोला था कि नहीं बोला था? E इक्वल टू एन इंटू एच इंटू न्यू, यस और नो? यस और नो? एन की वैल्यू बढ़ेगी फ्री एनर्जी बढ़ेगा। यस सर। मैंने बताऊंगा एन की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगा, हम बताएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। परेशान ना हो, बहुत आराम से करेंगे। हम बताए थे ये चैप्टर काफी अच्छा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस चैप्टर में। तो ये ऐसा बताया गया इनके द्वारा कि ये ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा। कई सारे और भी सेल हो सकते हैं, उनको हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं, उसको हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ओके, यस सर। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पे रुका जाता है, कल मिल